So, hello everyone. So, we are going to start to solve those questions which I gave in last test. Okay, one by one we will see the question and solve it. Most of you may have solved it till now, but still, if you want help or want to understand the solution, सॉल्यूशन आपको बहुत जगह मिल जाएंगे. ठीक है, सॉल्यूशन इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको सॉल्यूशन समझ में आए कि नहीं वो इम्पोर्टेंट है. और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो. एंड में तो सॉल्यूशन देख करके कोई बना ही सकता है. ठीक है, तो जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक माइंड उतना बढ़ेगा नहीं आपको, तब तक आप नई चीज़ें सोचने के आदी नहीं होगे. ठीक है, तो क्वेश्चन पहले आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया करो, उसके बाद तो सॉल्यूशन आपको मिल ही जाएगा. तो पहला क्वेश्चन देखते हैं. आपको ये दिया हुआ है, फिगर बिलो shows a thermodynamic cycle undergone by a certain system. Find the mean effective pressure in Newton per meter square. तो आपको मैंने क्या कहा था, मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला क्या है. सपोज करो हम जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्या था, ब्रेक पावर का या किसी भी तरह के पावर का. ब्रेक पावर इक्वल्स टू प्लैंक. आपको याद रखने कहा था मैंने, प्लैंक PLANK, प्लैंक बाय 60 इंटू स्मॉल एन. स्मॉल एन आपका क्या है, अगर 4 स्ट्रोक इंजन है तो हम 2 लेंगे फॉर 4 स्ट्रोक और 1 लेंगे हम फॉर 2 स्ट्रोक, है ना. तो आपको बस ये याद रखना है. तो यही PLANK बाय 60 इंटू एन से सारे क्वेश्चन बनेंगे हम जितने भी सॉल्व करने वाले हैं. अब इसमें आप ये देखिए कि LANK ये एक्चुअल में है क्या. एल आपका हो गया लेंथ ऑफ स्ट्रोक, ए आपका हो गया एरिया ऑफ बोर. ठीक है, तो एरिया ऑफ बोर मतलब पिस्टन का जो आपका ऊपर का सरफेस एरिया है, हेड का जो सरफेस एरिया है. ठीक, तो वो एरिया ऑफ बोर हो गया. एन हो गए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड. ठीक, अगर ये वाला आरपीएम में, इसीलिए मैंने रिवॉल्यूशन पर मिनट में, इसलिए हमने यहाँ पे डिवाइडेड बाय 60 किया है. ठीक है. हाँ, तो एन है आपका नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, राइट, और के है आपका नंबर ऑफ सिलेंडर्स. तो इससे हम क्या समझ रहे हैं, एक्चुअली में एल ए एन के क्या है. एल ए इंटू ए तो आपको पता है कि वॉल्यूम है, एल ए इंटू ए. ठीक, लेंथ ऑफ स्ट्रोक इंटू एरिया ऑफ द पिस्टन, आपको क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा. एन मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड. ठीक है, और इसमें बाय स्मॉल एन करते हैं, क्यों कि कितने नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक हैं. अगर 4 स्ट्रोक इंजन है तो हर रिवॉल्यूशन में, हर दूसरे रिवॉल्यूशन में आपको एक पावर स्ट्रोक मिलेगा. और अगर 2 स्ट्रोक इंजन है तो हर रिवॉल्यूशन में एक पावर स्ट्रोक मिलेगा. तो क्योंकि इसमें हमको हर 4 स्ट्रोक में हर दूसरे रिवॉल्यूशन में एक पावर स्ट्रोक मिलता है, इसलिए हम बाय 2 करते हैं. ये जो स्मॉल एन आपको यहाँ पे शो हो रहा है वो इसीलिए हम यहाँ पे 4 स्ट्रोक के लिए 2 करते हैं. तो ये आपको क्या हो जाता है, एक तरह से नंबर ऑफ स्ट्रोक पर सेकेंड. ठीक, तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ 1 स्ट्रोक. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 स्ट्रोक हो गया एल इंटू ए हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ 1 स्ट्रोक. ठीक, इसको आपने n से मल्टीप्लाई कर दिया तो वॉल्यूम ऑफ स्ट्रोक्स पर सेकंड, एक सेकंड में जितने स्ट्रोक लग रहे होंगे, ठीक है, उनका वॉल्यूम हो जाएगा. ये एक सेकंड में मान लो 10 स्ट्रोक लग रहे हैं, 20 स्ट्रोक लग रहे हैं, तो 20 स्ट्रोक का वॉल्यूम हो जाएगा एल ए इंटू एन. और के नंबर ऑफ सिलेंडर्स, अगर 4 सिलेंडर है तो 4 सिलेंडर का एक सेकंड में जितने स्ट्रोक हुए उसका वॉल्यूम. तो बेसिकली एल ए एन के कुछ नहीं है, स्वेप्ट वॉल्यूम है पर सेकंड. एक सेकंड में स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है. ठीक है, तो अगर मैं अब इस फॉर्मूले को थोड़ा और इजी वे में लिखूं तो जो मैं पहले बता चुका हूं आपको, ब्रेक पावर इज इक्वल्स टू
प्रेशर, मीन इफेक्टिव प्रेशर, ठीक है, पी एम कर देते हैं इसको बस, मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू वी एस पर सेकेंड, मतलब वॉल्यूम ऑफ स्ट्रोक पर सेकेंड, राइट। पावर आप कहोगे किलो जूल पर सेकेंड इक्वल्स टू पी मीन इफेक्टिव इनटू स्वेप्ट वॉल्यूम पर सेकेंड। अगर मैं पर सेकेंड डालूं, पर सेकेंड दोनों साइड से हटा दूं, ठीक है, सपोज करो पर सेकेंड काट देता हूं, तो आपका क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल्स टू मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक। उसके बाद मीन इफेक्टिव प्रेशर अब क्या आ गया आपका, वर्क डन बाय स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक। तो अब हम इस फिगर में देखते हैं, इस फिगर में ये आपका क्या कौन सा कर्व है, सीधी सी बात है, ये आपको पी वी कर्व आ रहा है, ठीक है, पी वी कर्व है। अब अगर हम पी डी वी निकालें, तो अब सबको पता है पी डी वी क्या होता है, वर्क, है कि नहीं। तो जस्ट हम पहले तो इसका एरिया निकाल लेते हैं, ठीक, पी डी वी निकाल लेते हैं, तो आपको वर्क पता चल जाएगा, वॉल्यूम आपको पता ही है, दिस माइनस दिस आपका वॉल्यूम हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो आपको मेन इफेक्टिव प्रेशर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम वर्क डन करते हैं, वर्क डन इक्वल्स टू हाफ, ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, तो हाफ बेस इंटू हाइट कर देते हैं, हाफ बेस है आपका 0.02 और हाइट है आपका 3, राइट। तो कितना आ गया, आ जाएगा आपको ये, सॉल्यूशन सॉल्व करोगे तो 0.031 हो गया, ठीक है, 0.03 किलो न्यूटन मीटर, सॉरी किलो न्यूटन मीटर, है ना। कैसे, क्योंकि ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है आपका यूनिट दिया हुआ प्रेशर का, तो ये किलो न्यूटन मीटर, या दूसरे शब्दों में कहें तो 0.03 किलो जूल, राइट। वर्क डन आ गया। अब कुछ नहीं है, मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालने में पी मीन विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय वी एस, तो वर्क डन आपका आ गया 0.03, स्वेप्ट वॉल्यूम आपको डिफरेंस देख लो, 0.03 माइनस 0.01 0.02 वुड बी इक्वल टू 1.5 किलो पास्कल, ठीक है, क्योंकि ये किलो जूल में है तो आपका ये आंसर आएगा किलो पास्कल में। तो ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ये आपका सॉल्व हो गया फर्स्ट। An automobile engine operates at fuel air ratio 0.05, volumetric efficiency of 90%, and indicated thermal efficiency of 30%, given that calorific value of the fuel is 45 megajoule per kg and the density of air at the intake is 1 kg per meter cube. The indicated mean effective pressure of the engine is, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है आप लोग को? क्वेश्चन में आपको कुछ चीजें दी हुई हैं, क्या क्या दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं। आपको पहले दिया हुआ है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, ठीक, ये थर्ड हो गया आपका। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आपको दिया हुआ है 0.9, थर्मल एफिशिएंसी ईटा थर्मल दिया हुआ है 0.3, फ्यूल एयर रेशियो दिया है F/A, ठीक, फ्यूल एयर 0.05। नेक्स्ट आपको कैलोरीफिक वैल्यू दी हुई है CV इक्वल्स टू 45
मेगा जूल पर केजी। डेंसिटी ऑफ एयर इनटेक, तो रो एयर दिया हुआ है आपको, वन के जी पर मीटर क्यूब। इस 1 kg पर मीटर क्यूब का क्या मतलब हो रहा है कि अगर एयर का मास 1 kg है तो उसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब होगा। ठीक है, मतलब जितना मास होगा उतना ही मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम होगा, जैसा कि दिख रहा है। ठीक, और कुछ दिया है? नहीं दिया। अब आपको निकालना है वही इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर, तो पी एम आपको निकालना है। राइट, तो अब इससे हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? तो देखो, आपको पहले तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी दी हुई है। ठीक, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड। ठीक, हमने पहले क्वेश्चन किया है इसका, वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक, तो अभी तो स्वेप्ट वॉल्यूम हमको पता नहीं है, लेकिन ये मालूम है 0.9 है। वॉल्यूम ऑफ एयर अभी नहीं पता है, इसको वैसे का वैसे ही छोड़ देते हैं। तो इससे हो गया वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल टू 0.9 VS। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ एयर आपको पता चल गया 0.9 VS है। तो मास ऑफ एयर क्या होगा? जैसा मैंने कहा कि जो वॉल्यूम होगा वही मास होगा। क्यों? क्योंकि 1 kg पर मीटर क्यूब ही इसका डेंसिटी है, तो जो वॉल्यूम है वही मास है। तो ये 0.9 VS ही इसका मास भी आएगा। ठीक, अब आपको फ्यूल एयर रेशियो दिया, मतलब F/A दिया हुआ है। कितना? F/A आपको दिया हुआ है 0.05। 0.05 F/A का मतलब हुआ मास ऑफ फ्यूल अपॉन मास ऑफ एयर। ठीक है, इसमें आपको मास ऑफ फ्यूल नहीं पता है, लेकिन मास ऑफ एयर यहाँ पे निकालने हम 0.9 VS। तो अब आपको मास ऑफ फ्यूल पता चल जाएगा। हम इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको और इसको, क्या होगा? 0.9 इंटू 0.05 VS would be, which will be equal to 0.045 VS स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक, तो इतना क्लियर हो गया, मास ऑफ फ्यूल पता चल गया आपको। अब थर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो हम देख चुके हैं पहले, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी का, ब्रेक पावर अपॉन MF इंटू CV। पहले एक न्यूमेरिकल कर चुके हैं इससे, राइट। तो ब्रेक पावर आपका कितना आया? ब्रेक पावर नहीं पता है हमको, लेकिन ब्रेक पावर हमको ये पता है कि मीन इफेक्टिव प्रेशर इंटू स्वेप्ट वॉल्यूम होता है ना? अभी देखा हमने पहले। मास ऑफ फ्यूल आया आपका 0.045 इंटू VS। कैलोरीफिक वैल्यू आपको दिया हुआ है, कैलोरीफिक वैल्यू दिया हुआ है 45 मेगा जूल, यानी 45 इंटू 10⁶। ठीक, तो ये VS आपका कैंसिल हो जाएगा। थर्मल एफिशिएंसी भी दी हुई है, थर्मल एफिशिएंसी हमको दी हुई है 0.3 इक्वल्स टू PM अपॉन 0.045 इंटू 45 इंटू 10⁶। इसको कैलकुलेट करिए, आपका आंसर आ गया। आपका मीन इफेक्टिव प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, जो भी आएगा इसका कैलकुलेट करो। सिक्स 6.075 किलो पास्कल। पहले आपका पास्कल में आएगा, मतलब ये आप सॉल्व करोगे तो आपको अराउंड आएगा 0.6075 इंटू 10⁶ पास्कल। ठीक, पास्कल में ही आएगा क्योंकि इसको हमने जूल में कन्वर्ट कर दिया, तो आंसर पास्कल में आएगा।
फिर आप इसको किलो पास्कल या बार वगैरह में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बार में कन्वर्ट करेंगे। अगर किलो पास्कल में करना है तो इंटू 10⁻³ कर दो, ठीक है। इंटू 10⁻³ करोगे तो आपको इसको जीरोज और कम करने में, या फिर आप इसको बार में कन्वर्ट कर लो। बार में कन्वर्ट आपको पता है एक बार इक्वल टू 10⁻⁵ पास्कल, तो ये आपको 6.075 बार आ जाएगा, या 607.5 किलो पास्कल हो जाता। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। एक मिनट, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा ये तो हो ही गया है। ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर ही चुके हैं, मोस्ट टेस्ट वाला लास्ट वीडियो में है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा जाके देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, Which one of the following is not a necessary assumption for air standard Otto cycle? All processes are internally reversible, ये true है। Intake and exhaust processes are constant volume heat rejection process, चलो उसको बाद में देखते हैं। The combustion process is a constant volume heat addition process, ये तो आपको पता है कि होता है, right? The working fluid is an ideal gas with constant specific heats, तो working fluid ideal gas है आपका, एयर होता है, ठीक है। constant specific heats भी होते हैं, तो ये भी सही है। अब ये बोलता है इनटेक एंड एग्जॉस्ट प्रोसेसेस आर कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस, होता है क्या? इनटेक प्रोसेस आपका, इनटेक प्रोसेस कैसा होता है? इनटेक मतलब एक्सपेंशन है ना, इनटेक एक्सपेंशन हुआ। और एग्जॉस्ट मतलब कंप्रेशन। अरे किसी चीज को इनटेक करना है हमको तो एक्सपैंड करेंगे तभी तो इनटेक होगा ना। पिस्टन जब नीचे टॉप से बॉटम की ओर आएगा तभी होगा। और एग्जॉस्ट मतलब कंप्रेशन, जब आप बॉटम से टॉप की ओर ले जाएंगे तभी एग्जॉस्ट होगा, तभी बाहर निकलेगी चीज। तो ये गलत है, ये दोनों एडियाबैटिक होता है, ठीक है, रिवर्सिबल आइसेंट्रोपिक होता है। तो आपका इसका सही आंसर हो गया बी। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, in an air standard Otto cycle compression ratio is 10. The condition at the beginning of the compression ratio is 100 kilopascal and 27 degree centigrade. Heat added at constant volume is 1500 kilojoule per kg. उसके बाद while 700 kilojoule per kg of heat is rejected during the other constant volume process in the cycle, specific gas constant of for air equals to 0.287. ये तो पता ही आपको, इसमें भी आपको मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालना है। तो फिर हम देख लेते हैं कि हमको क्या क्या चीजें पता है, ठीक है। क्या क्या चीजें दिया हुआ है आपको, आर दिया हुआ है, थर्ड हो गया, फोर्थ, इसमें आपको आर दिया हुआ है सबसे पहले 10, ठीक है। कंडीशन एट द बिगिनिंग ऑफ द कंप्रेशन प्रोसेस इज, तो आपको P1 दिया हुआ है, P1 इक्वल्स टू 100 किलो पास्कल और T1 इक्वल्स टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड।
heat added at constant volume, heat added at constant volume, तो Q ये हीट एडिशन है, ठीक है, Q हीट एडिशन कर देते हैं इसको 1500, या हीट सप्लाइड QS हम लिखते हैं जनरली, तो QS ही कर देते हैं इसको, QS 1500 किलो जूल पर kg, और वाइस Q रिजेक्टेड is equals to 700 किलो जूल पर kg। स्पेसिफिक गैस, ठीक है, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट फॉर एयर इज 0.287 किलो जूल पर kg केल्विन, ठीक है, सीवी दिया हुआ है आपको। सॉरी, सीवी नहीं, आपको आर दिया हुआ है। ठीक है, मीन इफेक्टिव प्रेशर आपको निकालना है, तो इसको बढ़ते हैं, कैसे करेंगे? 2 मिनट आप लोग सोचिए जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या क्या चीज़ें दी हुई है उससे हम आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हमको दिया हुआ है कंप्रेशन रेशियो, तो कंप्रेशन रेशियो को यूज़ करते हैं। कंप्रेशन रेशियो के बारे में हमको पता है, R इक्वल टू होता है V1 बाय V2, ठीक है। अब V1 ना V1 पता है ना V2 पता है, ठीक है। V1 आपका होता है स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम, है ना, VS प्लस VC होता है, ठीक। तो ये बेसिकली क्या है, अमाउंट ऑफ टोटल एयर इनटेक। तो एयर का हमको वॉल्यूम निकालना है। एयर का वॉल्यूम हम कैसे निकाल सकते हैं, या आपको ये पता है कि P1 V1 इक्वल टू MR T1, इसको कैपिटल R से हम डिनोट करते हैं स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट को, ठीक। तो अब P1 V1 इक्वल टू MR T1 आपको पता है, आपको P1 मालूम है, दिया हुआ 100 kP है, 100 किलो पास्कल, ठीक है। वॉल्यूम V1 नहीं पता, निकालना है। मास ऑफ एयर दिया हुआ है, मास ऑफ एयर हम पर केजी में कैलकुलेट करते हैं, तो 1 kg ले लेते हैं, ठीक है। और क्योंकि आपका देखो QR सब 1 किलो जूल पर केजी में है, तो इट्स ओके। अगर हम मास को भी 1 लेकर के चलते हैं, तो आपका जो भी आएगा वो पर केजी में आंसर आएगा, ठीक। यानी वॉल्यूम आएगा तो पर केजी में आएगा, मीटर क्यूब पर केजी, ठीक है। क्योंकि हम मास यहाँ पे 1 ले रहे हैं, तो इसको 1 ले लो। आर हो गया आपका 0.287। अब यहाँ देखो, हमने ये 100 जो लिया है वो किलो पास्कल में लिया है, इसलिए हमने यहाँ पे जो 0.287 लिया है वो किलो जूल में लिया है, ठीक। किलो ले रहे हैं तो हर चीज़ किलो में लेना है, अगर जूल ले रहे हो तो इसको भी आपको
प्रेशर को भी आपको पास्कल में लेना था। तो इनटेक टेम्परेचर देख लेते हैं कितना दिया, 27 + 273 यानी कि हो गया आपका 300, राइट। तो इससे V1 निकल जाएगा हमारा। सो कैलकुलेट कर लो V1 कितना आ रहा है आपका। V1 आएगा 0.861 मीटर क्यूब पर kg, ठीक है। तो हमको V1 मिल गया। V2 हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम में हमको पता है, V1/V2 ये आपका बेसिकली है V स्वेप्ट प्लस V क्लियरेंस अपॉन V क्लियरेंस। तो V1 पता है आपको, अब V1/V2 ही हमको मालूम है क्योंकि आपको क्लियरेंस रेशियो 10 दिया हुआ है। V1 आपको मिल गया 0.861, तो V2 इक्वल्स टू 10। V2 आ गया आपका 0.861 डिवाइडेड बाय 10 यानी 0.0861 किलो जूल, सॉरी मीटर क्यूब पर केजी, मीटर क्यूब पर केजी। तो अब आपको V1 और V2 मिल गया है, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, मीन इफेक्टिव प्रेशर पूछा गया है। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर के लिए आपको और क्या क्या दिया हुआ है, आपको इसमें QS दिया हुआ है और QR दिया हुआ है, ठीक। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर हमको निकालना है, तो हम फिर से वही फॉर्मूला इसमें यूज़ करें, क्योंकि QS QR दिया हुआ है तो हमको वर्क आउटपुट पता चल जाएगा, QS माइनस QR विच इज़ इक्वल टू, QS आपको दिया हुआ है 1500 और QR दिया हुआ है 700, ये आ गया आपका 800 किलो जूल पर केजी, ठीक है। तो वर्क डन इक्वल्स टू P मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम, VS इज नथिंग बट, चलिए पहले तो अब ये लिखते हैं 800 P मीन इफेक्टिव प्रेशर, VS इज इक्वल्स टू V1 माइनस V2, है ना। V1 आपका VS प्लस VC है, राइट, और V2 आपका सिर्फ VC है। V2 क्लियरेंस वॉल्यूम है, V1 स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम। तो V1 माइनस V2 इज व्हाट, स्वेप्ट वॉल्यूम। तो अब मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालना बहुत आसान है, 800 अपॉन V1 आपका आया है 0.861 माइनस 0.0861, 0.861 माइनस 0.0861, इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो ये ऑप्शन में था आपको, वन 103, ठीक है ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A turbocharged 4-stroke direct injection diesel engine has a displacement volume of, यानी swept volume दिया हुआ है 10259 meter cube. The engine has an output of 950 kilowatt and at RPM 2200 RPM. Mean effective pressure is closest to, okay। तो ये तो बहुत आसान है, इसमें हम क्या करेंगे, ये आपका शायद 5th क्वेश्चन है। ब्रेक पावर इक्वल्स टू PLAN K बाय स्मॉल n, ठीक है, इंटू 60 कर दो अगर NRPM में है तो। ब्रेक पावर आपको दिया हुआ है, आउटपुट जो है वही ब्रेक पावर है, तो 950 किलोवाट आपको ये दिया हुआ है। आपको मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालना है, लेंथ ऑफ स्ट्रोक दिया हुआ है, आपको पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम ही दिया हुआ है यहाँ पे,
राइट। ये पूरा आपको डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम ही दिया, मतलब एल इंटू ए दिया हुआ है। अगर ये मीटर क्यूब पर सेकेंड में होता मतलब आपको एल ए एन दिया था, ठीक है, अगर मीटर क्यूब पर सेकेंड में आता तो, बट आपको सिर्फ मीटर क्यूब दिया है, मतलब इसका मतलब है कि ये अभी एक स्ट्रोक का वॉल्यूम दिया है, ना कि एक सेकेंड में जितने स्ट्रोक हो रहे हैं उसका। तो ए इंटू एन आप ले लो 0.0259। अब टर्बो चार्ज 4 स्ट्रोक डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन, तो इसका मतलब है जब मल्टीपल सिलेंडर है नहीं, सिंगल सिलेंडर है, 4 स्ट्रोक है, तो आपको 2 भी करना पड़ेगा इंटू 60, ठीक है। हाँ, और एन एन आपको दिया हुआ है कितना, 2200। ठीक है, तो ये आपके पास पूरा फॉर्मूला आ गया है, अब आराम से निकल सकता है। P would be equals to 950 into 2 into 60 upon 0.0259 into 2200, ठीक है ना। L इंटू ए आपको दिया हुआ है वॉल्यूम, L इंटू ए आपका ये हो गया 0.025, N है, K सिंगल सिलेंडर है, K की ज़रूरत नहीं है, N आपका 2 इंटू 60, तो ये आपका प्रेशर आ गया। कैलकुलेट करिए इसको, आपको इसका प्रेशर का वैल्यू मिल जाएगा। मैं लिख देता हूँ कितना प्रेशर आ रहा है। टू 2000 kPa। देख लेना एक बार मिला करके सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एयर एंटर्स अ डीजल इंजन विथ अ डेंसिटी ऑफ 1 kg पर मीटर क्यूब। फिर वही बात है कि 1 मीटर क्यूब का 1 kg होगा, ठीक। द कंप्रेशन रेशियो दिया हुआ आपको 21। एट स्टडी स्टेट द एयर इनटेक इज 30 इंटू 10⁻³ kg पर सेकेंड। 10⁻³ kg पर सेकेंड है, मतलब 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड भी है, क्योंकि 1 kg पर मीटर क्यूब का इसका डेंसिटी है। तो जितना kg इसका मास होगा उतना ही kg, उतना ही मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम होगा, राइट। तो क्योंकि 1 kg पर मीटर क्यूब है, मतलब इतना kg है तो इतना मीटर क्यूब पर सेकेंड है। नेट वर्क आउटपुट आपको दिया हुआ है, तो मीन इफेक्टिव प्रेशर बहुत आसान है। 12th, सॉरी, इसके हिसाब से 12th है अपना, कौन सा क्वेश्चन होगा, 6th, डजंट मैटर, कुछ भी नंबरिंग हो। हाँ, तो आपको वॉल्यूम ऑफ एयर दिया हुआ वी ए इक्वस टू 30 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड, राइट। नेट वर्क आउटपुट आपको दिया हुआ है, ब्रेक पावर है आपका 15 किलो वाट। आपसे पूछा है मीन इफेक्टिव प्रेशर। निकालिए क्या आएगा। अब इसमें आपको क्या चाहिए, आपको वी ए तो दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका वी ए है, लेकिन वी स्वेप्ट नहीं दिया हुआ है। तो पहले तो आपको स्वेप्ट वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये जो आपका VA है वही V1 है, राइट। तो आपको V1 पता है बेसिकली। और और क्या दिया हुआ आपको, कंप्रेशन रेशियो भी दिया हुआ R इक्वस टू 21, ठीक है। हाँ, तो आपको V1 पता है कितना आ रहा है, 30 × 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। R आपको है 21। अब आपको पता है कि R इक्वस टू होता है V1/V2। तो R21 है, V1 30 × 10⁻³, दिस विल गिव यू V2 यानी कि क्लियरेंस वॉल्यूम। V2 आपका आएगा 30 × 10⁻³ विच इज इक्वल्स टू अराउंड 1.428 × 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब आपको स्वेप्ट वॉल्यूम पता चल गया क्या होता है V1 - V2, जो कि है आपका V1 है आपका 30 × 10⁻³ माइनस 1.428 × 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो स्वेप्ट वॉल्यूम निकाल लो, माइनस करके जो भी आ रहा है आपका आएगा अराउंड 28.572 × 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड, राइट। तो ये आ गया। अब सिंपल सा है, PM इक्वल्स टू W बाय या ब्रेक पावर बाय VS, ब्रेक पावर बाय VS विच इज इक्वल्स टू ब्रेक पावर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 15 किलोवाट बाय 28.572 × 10⁻³ which will give you 525 किलो पास्कल अराउंड, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका 525। नेक्स्ट आते हैं a rope brake dynamometer attached to a crankshaft of an IC engine measures a brake power of 10 kilowatt when the speed of rotation of the shaft is 400 radian per second. The shaft torque sensed by the dynamometer is power equals to T into ओमेगा होता है, पता है। पावर आपको दिया हुआ है 10 किलोवाट, ठीक है। टॉर्क आपसे पूछा गया है, ओमेगा आपको दिया हुआ है 400 रेडियन पर सेकेंड, ठीक। तो टॉर्क आपको चाहिए, यूनिट यहाँ पे ध्यान देना, क्वेश्चन पढ़ते वक्त यूनिट याद रखना हमेशा। क्या यूनिट है, न्यूटन मीटर। तो ये जो मैंने ऑप्शन आपको दे दिए हैं, गेट में आता है ऑप्शन नहीं रहता, आपको यहाँ पे फिल करना रहता है आंसर, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं है कि किलो न्यूटन मीटर में निकाल दोगे, यहाँ पे पावर आपको किलोवाट में दिया हुआ है, ठीक है। ये पावर आपको किलोवाट में दिया हुआ है, तो इसको आपको वाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आपको न्यूटन मीटर में पूछा गया, ठीक है। तो आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, किस यूनिट में आंसर पूछ रहा है, मिस्टेक कर देते हैं लोग। तो 10,425 न्यूटन मीटर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, व्हीकल पावर्ड बाय स्पार्क इग्निशन इंजन फॉलोज एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल। द इंजन जनरेट्स 70 किलोवाट ब्रेक पावर दिया while consuming 10.3 kg/h ऑफ फ्यूल। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल इज 44,000 kJ/kg। कंप्रेशन रेशियो निकालना है आपको, ठीक है। तो इसका सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है लिख लो, तो आपको पता चलेगा कि इससे क्या क्या किया जा सकता है। ब्रेक पावर दिया हुआ है, ब्रेक पावर सुनते ही आपको याद आया होगा, कैलोरीफिक वैल्यू वगैरह दिख रहा है तो
ब्रेक पावर अपॉन एम एफ इंटू सी वी आपकी एफिशिएंसी होती है। ठीक है, क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया होगा ये चीज़। तो आप पहले एफिशिएंसी निकाल लेना, और क्या क्या दिया हुआ है, फ्यूल कंजम्पशन यानी एम एफ दिया हुआ है आपको 10.3 kg पर आवर, और कैलोरीफिक वैल्यू दी हुई है सी वी इक्वल्स टू 44,000 किलो जूल पर kg। थर्मल एफिशिएंसी निकालो, इससे क्या आता है, बीपी अपॉन एम एफ इंटू सी वी करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं। ब्रेक पावर हो गया आपका 70 किलोवाट। हर चीज़ को ऐसा यूनिट में कर लेते हैं अभी, या किलोवाट में रहने दो क्योंकि यहाँ पे किलो जूल पर केजी है तो किलोवाट ही चल जाएगा। ठीक है, एम एफ 10.3 kg पर आवर में है, किलोवाट होता है आपका किलो जूल पर सेकेंड, राइट। तो आपको इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड्स इंटू 44,000, राइट। तो ये आपको एफिशिएंसी दे देगा, थर्मल एफिशिएंसी, विच विल कम अराउंड, कैलकुलेट करिए कितना आता है। ये आपको देगा अराउंड 0.556। आपसे कंप्रेशन रेशियो पूछा है तो आपको एक और फार्मूला पता है, ऑटो साइकिल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी की आपको एक और फार्मूला पता होगा, क्या है, थर्मल एफिशिएंसी इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाय आर सी टू द पावर आर सी नहीं आर कंप्रेशन रेशियो बेसिकली टू द पावर गामा माइनस 1, यानी 1 माइनस 1 बाय आर टू द पावर 0.4। एफिशिएंसी आपको 0.556 मालूम है। कैलकुलेटर यूज़ करके आप आर की वैल्यू निकाल लोगे इसमें, जो कि आएगी आपकी अराउंड 7.61। ठीक है, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट आते हैं नाइन्थ। Air standard Otto cycle has a thermal efficiency of 0.5 and mean effective pressure of the cycle is 100 kilopascal. For air, assume specific heat ratio gamma equals to 1.4 and specific gas constant R equals to 0.287 kilojoule. If the pressure and temperature at the beginning, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्या? हाँ, ये एक जैसा क्वेश्चन है जैसा आपका 10th क्वेश्चन है, सेम सिमिलर उसी पैटर्न में है ये भी। ठीक है, तो क्वेश्चंस इसीलिए मैं बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर सारे बना लो, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, एक जैसे क्वेश्चंस आते हैं। आप बनाते बनाते ही देख रहे होगे कॉन्सेप्ट वही लग रहा है, PLANK/60। ठीक, तो प्रीवियस ईयर बनाना बहुत ज़रूरी है इसलिए। हाँ, तो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है आपको, थर्मल एफिशिएंसी दी हुई है जो कि है आपको 0.5। ठीक है, और क्या क्या दिया हुआ है, मीन इफेक्टिव प्रेशर यहाँ पे आपको दिया हुआ है जो कि है 1000 किलो पास्कल।
गामा आपको पता ही है, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट 0.287 होता है, मालूम ही है। इफ द प्रेशर एंड टेम्परेचर एट द बिगिनिंग, ओके, तो P1 दिया हुआ आपको 100 किलो पास्कल, T1 हो गया आपका 300 केल्विन, ठीक है। देन द स्पेसिफिक नेट वर्क आउटपुट ऑफ द साइकिल, आपको W निकालना है। तो अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है आपको। ईटा थर्मल आपको दिया हुआ है 0.5, राइट, प्लस P1 T1 दिया हुआ है। तो इससे हम निकाल सकते हैं V1। तो पहले हम V1 निकाल लेते हैं। तो फिर वही फॉर्मूला P1 V1 इक्वल्स टू M R T1 और V1 इक्वल्स टू M R T1 बाय P1, है ना। मास हम 1 kg फिर ले रहे हैं, आपका वॉल्यूम मीटर क्यूब पर केजी में आ जाएगा, ठीक। तो R हो गया आपका 0.287, टेम्परेचर 300, प्रेशर 100, दिस विल गिव यू वॉल्यूम इक्वल्स टू 0.861 मीटर क्यूब पर केजी। अब आपको ज़रूरत है R की, ठीक। R रहेगा तभी V2 पता चलेगा, तभी सॉफ्ट वॉल्यूम पता चलेगा। अब R कैसे निकालेंगे, ईटा थर्मल इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाय R टू द पावर गामा माइनस 1, और 0.5 इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाय R to the power 0.4. This will give you value of R, which will come around 5.65. अब V1 by V2 इक्वल्स टू R इक्वल्स टू 5.65, V1 आया है आपका 0.861, V2 कैलकुलेट करना है 5.65. now calculate value of V2, which is clearance volume 0.1524 मीटर क्यूब पर kg, ठीक है। तो स्वेप्ट वॉल्यूम हो जाएगा आपका Vs इक्वल्स टू V1 माइनस V2, विच इज इक्वल टू 0.861 माइनस 0.1524, ठीक। अब आपको पता है वर्क डन इक्वल्स टू P मीन इफेक्टिव इनटू Vs, ठीक है। पर सेकंड नहीं ले रहा, पर सेकंड लेते अभी हम मीटर क्यूब पर केजी में ले रहे हैं, मीटर क्यूब पर सेकंड में नहीं ले रहे हैं, ठीक है। ये मीटर क्यूब पर केजी में है, तो ये आपको, ये अगर मीटर क्यूब पर केजी में है तो ये किलो जूल पर केजी में होना चाहिए। यही किलो जूल पर सेकंड में होता है तो मीटर क्यूब पर सेकंड होता है, ठीक है। तो आपको वर्क आउटपुट निकल जाएगा इससे। PM आपको दिया हुआ है 1000 किलो पास्कल, 1000 into 0.861 minus 0.1524, which is equal to, it will come around 708.6 kilojoule per kg, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 8.6 किलोजूल पर केजी, ठीक है। सॉरी। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ जो दिया नहीं था, ठीक है।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने पेस्ट कर दिया है। In a spark ignition engine working on ideal Otto cycle, the compression ratio is 5.5. Work output per cycle is equal to 23.625 into 10 to power 5 into VC, where VC is the clearance volume. ठीक है, तो आपको निकालना है इसमें इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। इतने क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी। ठीक, तो देखते हैं आपको क्या क्या दिया हुआ है इसमें। पहले आपको दिया हुआ R इक्वस टू 5.5। वर्क आउटपुट आपको दिया हुआ है 23.625 इंटू 10 टू पावर 5 VC। ठीक, और कुछ दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हमको चाहिए स्वेप्ट वॉल्यूम। पहले तो हमको पता है R इक्वस टू होता है V1 बाय V2। ठीक, V2 इज़ नथिंग बट क्लियरेंस वॉल्यूम और V1 बाय VC। R है आपका 5.5 इंटू VC कर देते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए यहाँ पे, इक्वस टू V1। अब आपको मिल गया V1 इक्वस टू 5.5 VC। VS क्या होता है V1 माइनस V2। ठीक है, V1 आपका है 5.5 VC माइनस V2 क्या VC, तो ये आ जाएगा आपको 4.5 VC। ठीक है, अब VS मिल गया W इक्वस टू P मीन इफेक्टिव प्रेशर इंटू 4.5 VC, है ना, मीन इफेक्टिव प्रेशर इंटू स्वेप्ट वॉल्यूम, यही आपका वर्क डन आएगा। ठीक, अब निकालना है आपको मीन इफेक्टिव प्रेशर ही निकालना है, राइट। और वर्क डन आपको दिया हुआ है यहाँ पे 23.625 इंटू 10 टू पावर 5 इंटू VC इंटू VC जूल। ठीक, तो प्रेशर भी आपका आएगा पास्कल में, क्योंकि हम जूल में ले रहे हैं। तो 23.625 इंटू 10 to power 5 VC अपॉन 4.5 VC। ठीक है, तो ये VC कैंसिल हो गया। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करके देखिए क्या आ रहा है आंसर। दिस विल कम अराउंड 5.250 बार। तो ये हो गए आपके सारे सॉल्व। और क्वेश्चंस आपको मिलते हैं कहीं कहीं से, ईएस के भी प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कम। तो यहाँ पे आपका सेकेंड यूनिट ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट थर्ड यूनिट के साथ आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू। तो एक क्वेश्चन और रह गया है। विथ एन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ इनटेक एयर आईसी इंजन एफिशिएंसी। ठीक है, तो जब हम इनटेक एयर का टेम्परेचर या जो भी आपका इनटेक का टेम्परेचर यानी कि T1 हम जब भी इंक्रीज़ करते हैं तो एफिशिएंसी के साथ क्या होगा, इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। तो ये चीज़ हम देख चुके हैं। हम जब ऑटो साइकिल का डेरिवेशन कर रहे थे तो उसके साथ साथ एक और डेरिवेशन हमने किया था, इसमें आपका आया था ईटा ऑटो इक्वल्स टू 1 माइनस आईसी इंजन, मतलब एनी काइंड ऑफ आईसी इंजन। तो हम ऑटो साइकिल लेके चल रहे हैं, या आपने ये फॉर्मूला पढ़ चुका है। कोई भी रिवर्सिबल इंजन का एफिशिएंसी का फॉर्मूला यही होता है 1 माइनस T1 बाई T2, वेयर T1 इज़ लोअर टेम्परेचर एंड T2 इज़ हायर टेम्परेचर। ठीक है, तो अभी हमको लोअर टेम्परेचर इंक्रीज करके देखना है कि क्या होता है ना। लोअर टेम्परेचर इंक्रीज करने से एफिशिएंसी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। तो ये हम एक्सपेंड करें तो आता है T2 माइनस T1 बाय T2। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर में T2 है, तो अगर मैं T2 इंक्रीज करता जाऊंगा तो टोटल की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। न्यूमरेटर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टोटल का वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, इसलिए इसमें आपका जैसा जैसा मैं इनटेक का
टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँगा आपके इंजन की एफिशिएंसी डिक्रीज़ होती जाएगी। आप करके भी देख सकते हो, ज़्यादा कन्फ्यूज़न है तो इसको एक बार करके भी देखते हैं। हाँ, तो इसमें एक क्वेश्चन और रह गया है, विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ इनटेक एयर आईसी इंजन एफिशिएंसी। तो जैसे जैसे हम इनटेक एयर का टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो आईसी इंजन की एफिशिएंसी के साथ क्या होता है हमको ये देखना है। तो हमने डेरिवेशन में पढ़ा है, ईटा ऑटो इज इक्वल्स टू 1 माइनस T1/T2। यहाँ T1 आपका लोअर टेम्परेचर है, ठीक है, और T2 आपका हायर टेम्परेचर है। हमको T1 को बढ़ा करके देखना है कि क्या होता है। इसको हम और सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, ठीक है। अब देखो T2 आपका डिनोमिनेटर में है, T2 माइनस T1 न्यूमरेटर में है। अब अगर मैं T1 की वैल्यू बढ़ाता जाता हूँ, अगर मैं T1 की वैल्यू जितना ज़्यादा बढ़ाऊंगा T2 माइनस T1 उतना कम होता जाएगा, है ना। T1 जैसे बढ़ेगा वैसे ये पूरा का पूरा आपका कम होता जाएगा और एफिशिएंसी आपकी क्या होगी, कम होगी। इसको आप एक एग्जांपल से समझो। चलो फॉर एग्जांपल दो केस देखते हैं। पहले हम T1 को लेते हैं, T1 इक्वस टू 1 और T2 इक्वस टू 2 केल्विन। जस्ट फॉर एग्जांपल 1 केल्विन 2 केल्विन होता नहीं है कभी, इतना कम टेम्परेचर कभी नहीं होता, बट हम बस एक एग्जांपल लेने के लिए चल रहे हैं। देखते हैं कि T1 बढ़ाने से T1 बढ़ाने से क्या होता है, ठीक है। तो अगर यही वैल्यू लें तो एफिशिएंसी क्या आएगी आपकी, T2 2 माइनस 1 अपॉन T2 2 विच विल बी इक्वल टू 1/2 यानी 0.5, ठीक है। अब हम करते हैं T1 की वैल्यू को इंक्रीज, यानी अब करते हैं 1.5, ठीक है। तो सेकंड से देते हैं कि इसको 1.5 कर दिया और T2 को कर दिया 2। T2 उतना का उतना रख के हम T1 बढ़ा रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, 1.5 माइनस 2 अपॉन 2 एफिशिएंसी इक्वल्स टू, सॉरी 2 माइनस 1.5, 2 माइनस 1.5/2, ओके। तो ये आपको देगा 0.5/2 यानी 1/4, है ना, जो कि हो गई 0.25। तो मैंने अब T1 की वैल्यू जैसे इंक्रीज़ की 1 से 1.5, एफिशिएंसी हो गई 0.5 से 0.25, ठीक है। पहले 0.5 थी जब 1 केल्विन था, जब 1.5 केल्विन है तो एफिशिएंसी 0.25 होगी। जैसे जैसे मैं T1 बढ़ा रहा हूँ एफिशिएंसी कम होती जा रही है, इसीलिए जैसे जैसे इनटेक टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे एफिशिएंसी डिक्रीज होगी, ठीक है।